हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जियोपॉलिटिक्स बिहाइंड प्रो चाइना रेजिम जो अभी अभी नेपाल में फिर से आया है। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हो कि अंडर देवा जी जो एक प्री पोल अलायंस बना था प्रचंड के साथ, वो अब ब्रेक कर चुकी है और तीसरी बार प्रचंड जो है आपको पुष्पदहाल प्रचंड जी ये नेपाल के पीएम बन गए। तो इस वीडियो में हम लोग सारी चेन को जोड़ करके यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ, इसके पीछे चाइना का क्या कनेक्शन था और क्यों हम इस तरह की कंसर्न को यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि ये जो प्रो चाइना रेजिम है वो फिर से आ गई है। तो सब कुछ डिटेल्स में देखेंगे, बट अगर आप लोगों ने अभी तक प्रथम आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब। तो चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देखते हैं कि बेसिक्स सबसे पहले हम देखेंगे कि साउथ एशिया का ये एक लैंडलॉक कंट्री जो अपने आप में भारत की तरह फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल के नाम से जाना जाता है, ये एक्चुअली में लैंडलॉक है और ये अपनी नॉर्थ बॉर्डर जो तिब्बत एक ऑटोनॉमस रीजन चाइना का है, उसके अलावा 3 साइड से भारत के साथ जो है ये अपनी बॉर्डर को साझा करता है। तो हुआ क्या कि इस फेडरल जो आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है, उनके जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, स्ट्रेंथ कितना है 275, और उसमें से 165 जो है वो डायरेक्टली पीपल सेलेक्ट करते हैं और जो रिमेनिंग 110 पर जो है सीट्स हैं वो कौन सेलेक्ट करते हैं। तो ये प्रोपोर्शनल इलेक्टोरल सिस्टम पे बनते हैं। तो हुआ क्या कि जो करंट पीएम थे, हालांकि अभी तो दाहाल साहब बन गए, इससे पहले देवा साहब, उनकी पार्टी थी नेपाली कांग्रेस और इनके अगेंस्ट में था आपको केपी ओली साहब का कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन ये जो आपका नेपाली कांग्रेस है, इनके साथ प्रीपोल अलायंस में थे पुष्पदहाल, और सिंस सबसे बड़ा पार्टी बन के निकला आपको नेपाली कांग्रेस जो देवा साहब की थी, वो अब एज अ प्री पोल अलायंस हुआ क्या था कि जो उनकी बातें बनी थी कि भाई आप 5 साल में 2.5 साल आप पीएम बनना, तो अगर पहले देवा साहब बनेंगे तो दाहाल साहब के पार्टी का कोई आदमी अगला राष्ट्रपति बनेगा। अब ये सारी चीज़ें सिंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेजोरिटी मिल गया नेपाली कांग्रेस को, तो देवा साहब मानने के लिए तैयार नहीं थे। और आप सोच के देखो कि इसके अगेंस्ट में केपी ओली साहब वो बिल्कुल आंख गड़ा के बैठे हुए थे कि कब हमें मौका मिले आज अ किंग मेकर बनने का, क्योंकि उन्हें पता था कि लाइक जो दहाल है पुष्पदहाल प्रचंड जो अर्लियर 2021 में कोalition तोड़ लिए थे आपको केपी ओली के साथ और वो प्राइम मिनिस्टरशिप से नीचे आ गए थे, उनको एक बार जो है ना देवा जो केपी ओली के बाद प्रधानमंत्री बने उनको नीचे दिखाने का मौका मिला, क्योंकि केपी ओली को पता था कि वो प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है। और उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, हम प्रचंड को क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टरशिप आधे आधे साल के लिए, मतलब आधे आधे टर्म्स के लिए बना देते हैं, पहले तुम ही बन जाओ। क्योंकि ओली साहब को पता था कि अगर प्रचंड देवा के साथ रहेगा तो वहाँ पे आपको 2.5 साल के लिए वो मानने के लिए तैयार था नहीं आपको देवा जी। तो उन्होंने किंग मेकर की रोल बनाई और अल्टीमेटली जो इनका ड्रीम था देवा साहब का कि वो किसी तरीके से यहाँ पे ओली साहब के साथ मिल जाए, वो हो नहीं सका और किंग मेकर का भूमिका यहाँ पे केपी ओली ने निभाया। और आज नेपाल आज थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रचंड वो तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो इसमें हो क्या रहा है, आपको हो ये रहा है कि आपको पता होगा कि केपी ओली साहब बिल्कुल चाइना सेंट्रिक है। जब से केपी ओली प्राइम मिनिस्टर बने तो ये इंडिया के इंटरेस्ट को जो है ना हर्ट करते रहे। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि वो बिल्कुल नेशनलिस्ट होते थे, स्पेशली बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। आपको पता होगा कि जो महाकाली रिवर के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हुआ था उस टाइम पे केपी ओली, फिर मैप का इशू था
जिसमें वो पिथौरागढ़ का कुछ रीजन्स जो हमारे इंडिया का पार्ट है उसमें भी उन्होंने क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट कर दिया था। और अभी सिंस एज अ किंग मेकर फॉर्म में है आपको यहाँ पे केपी ओली, तो पुष्प दहाल जो है ना, जिसे प्रचंड भी बोलते हैं, वो अंडर प्रेशर रहेगा हमेशा, क्योंकि किंग मेकर हमेशा चाहता है आपको कि वो पार्टी को कंट्रोल करके रखेगा। और डेफिनेटली कि ये एक पोस्ट पोल पावर स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे क्यों ना पुष्प दहाल, लेकिन जो मार्क्स है वो आपको यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो केपी ओली लीड करते हैं उनके पास है, और इस कारण से वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हस्तक्षेप करेगा। और इवन देखा भी जा रहा है कि आपको जो है यहाँ पे प्रॉम्प्टली हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि यहाँ पे कोशिश किया कि वो कॉन्ग्रेचुलेट करे, और वो हमारे पीएम के यहाँ पे आप ट्वीट्स देख सकते हैं, उन्होंने बोला कि भाई देखो, नेपाल और इंडिया के बीच में जो है ना रिलेशन, वो यहाँ पे पीपल टू पीपल कनेक्शंस है, यूनिक रिलेशंस है। यहाँ पे कोई बायलैटरल्स इश्यूज इम्पॉर्टेंट नहीं है। इंडियन लोगों की शादी नेपाल में होती है, नेपाल के लोगों की शादी इंडिया में होती है, और स्पेशली यूपी और बिहार बॉर्डर पे आप देखिएगा। इवन अगर आप वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग सिलीगुड़ी को देखो तो वहाँ पे बहुत सारे नेपाली लोग हैं, जो इंडियन सिटीजन्स पे हमारी गोरखा रेजिमेंट। तो ये जो रिलेशंस है ना, ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल रिलेशन से ऊपर होता है, और इसलिए सबसे पहले वर्ल्ड लीडर के रूप में यहाँ पे नरेंद्र मोदी निकले, हमारे प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया प्रचंड साहब को कि हम नेपाल के साथ रेडी है वर्क करने के लिए। और ये सब चीज़ें जो है ना कहीं रीजन था चाइनाज कनेक्शन, क्योंकि केपी ओली अब किंग मेकर के रूप में है, और हमारे पॉलिसी मेकर एक तरीके से कुछ इसी तरह का संकेत कर रहे हैं, क्योंकि हमारी दो कोर इंटरेस्ट होती है नेपाल में। एक तो पहला ये है कि नेपाल में सबसे बड़ी समस्या रही है आपको कि वहाँ पे पीपल को ध्यान में नहीं रख करके, लोगों के कल्याण को ध्यान में नहीं रख करके जो लीडर्स हैं ना, वो अपने पावर्स कैप्चरिंग पे लगे रहते कि किस तरीके से वो अपने सत्ता में बने रहे। और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी को क्रिएट करता है, और जब एक इस बार खुद हंग असेंबली है तो अनस्टेबिलिटी और राइज कर जाती है। और अगर आपका एक पड़ोसी देश जिसके लोग आपसे जुड़े हो, उस देश के लीडर्स अगर अनस्टेबल होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे नेबरहुड पॉलिसी को शूट नहीं करेगा। और इस कारण से हमारी जो पहली प्रायोरिटी रहेगी कि हम एक स्टेबल, पीसफुल और फ्रेंडली गवर्नमेंट रखें। और इसी कारण से अगर आप देखोगे कि हम लोगों ने क्या किया कि इनकरेज किया कि कोई ऐसा गवर्नमेंट आए जो इंडिया के इंटरेस्ट को समझे, और वो चाइनीज स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस से इन्फ्लुएंस न हो। लेकिन इस बार हुआ क्या कि सिंस फिर से केपी ओली, जो कि एक प्रो चाइना कम्युनिस्ट, एक तरीके से आप सेशनिस्ट बोल सकते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट, अल्ट्रा एग्रेसिव, जो लोगों के कनेक्शंस को नहीं जानता है ग्राउंड लेवल पे, वो फिर से आज किंग मेकर यहाँ पे है। और इसके लिए अगर आप देखोगे तो इंडिया ने प्रेफरेंस दिया है कि भाई किसी तरीके से जो एक सेंट्रलिस्ट लीडर है, हालांकि अगर आप देखो तो प्रचंड साहब एक माओइस्ट है, ये भी आपको कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है कंसर्न बना रहेगा कि हमारी जो अपनी एक टेररिज्म से दूर होने की जो आपको नॉट टॉलरेंस की जो यहाँ पे नीति है भारत की कि हम टॉलरेट नहीं करेंगे, वो चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसर्न बना रहेगा कि कहीं सिंस ये गुरिल्ला लीडर हुआ करते थे तो क्या एक तरीके से माओइज्म फिर से यहाँ पे तो जनरेट नहीं होगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कम्युनिस्ट के हाथों में सत्ता सेंटर में होना कहीं ना कहीं थोड़ी हमारे इंटरेस्ट को इम्प्रूव करके बनाता है। हालांकि जो देवा साहब होते तो कुछ और अच्छी रिलेशन यहाँ पे होती। और ये चीज़ें देखते ही अगर आप देखोगे तो
इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री ने प्रॉम्प्टली एक्टिव होकर के फर्स्ट वर्ल्ड लीडर के रूप में एक्सेप्ट किया न्यू गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, वैसे ही हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी तुरंत अपनी बयान बता दी और बोली कि भाई हम एक्साइटेड हैं न्यू गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के साथ काम करने के लिए, स्पेशली अंडर द लीडरशिप ऑफ पुष्प कमल दाहाल अक्का प्रचंड साहब। और हो भी क्यों ना, क्योंकि चाइना खुश है। नेपाल चाइना टाइज गेट अ हैप्पी बूस्ट विद न्यू लेफ्टिस्ट पीएम, और ये वरी करता है इंडिया और यूएस का, क्योंकि देखिए नेपाल को चाहिए इकोनॉमिक बूस्ट, नेपाल को चाहिए पैसा, चाहे वो चाइना से आए या यूएसए या इंडिया से आए। और इंडिया ट्राई किया था अंडर द ड्योवा लीडरशिप कि भाई यूएसए को एंट्री करवा दे, जो यूएसए की मिलीनियम पार्टनरशिप होती है उससे इंडिया ने $500 मिलियन का एक पैकेज भी दिया था, जिसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलता। और इसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या किया था कि ड्योवा साहब बिल्कुल इग्नोर कर दिया था बीआरआई का। लेकिन अब सिंस केपी ओली इज़ गेम चेंजर, तो जो बीआरआई है उसके लिए बिल्कुल चाइना खुश है और वो बोल रहे हैं कि अब बहुत जल्दी हम लोग इस पर काम करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि जो शेर बहादुर देवा जी की सरकार है वो यहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कोई फंडिंग आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत नहीं आई है, क्योंकि डेट ट्रैप्स की इशू कहीं ना कहीं सता रहा है। अभी हाल ही में श्रीलंका का इशू, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट पे आए दिन हमला होता रहता है। आप देखते होंगे कि जो पाकिस्तान में एक तरीके से जो उसके ईस्टर्न बॉर्डर के आसपास की जो रीजन है, आपको वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे एंटी चाइना मूवमेंट चलती रहती है। तो ये सब देख करके नेपाल कंसर्न है, लेकिन नेपाल ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ था बीआरआई आपको 2017 में, जब प्रचंड जो है ना वो गवर्नमेंट में थे केपी ओली के साथ। लेकिन 2021 में उन्होंने क्या किया कि जब प्राइम मिनिस्टरशिप देने के लिए ओली तैयार नहीं हुआ तो वो गवर्नमेंट को छोड़ करके फिर यहाँ देवा के साथ आए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको कहीं ना कहीं, जब देवा रिजेक्ट कर रहा था तो यहाँ पे कोशिश कर रहा था आपको इंटरनली कि गवर्नमेंट देवा की न बने, और केपी ओली के साथ इंटरनल जो आपको एक तरीके से रिलेशन था उसको यहाँ पे जो है आपको कम्युनिस्ट जो केपी ओली है उन्होंने क्या किया, तो चाइना को साथ दिया और वो एज ए किंग मेकर के फॉर्म में एक्सेप्ट कर लिया अपने पुराने राइवल जिन्होंने उन्हें पीएम से नीचे उतारा था, उनको फिर से पीएम बनाने के लिए। और ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप एक तरीके से बोल सकते हो कि डेट ट्रैप वाली जो कंडीशन है वो फिर से नेपाल की जनता पे आ चुकी है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चेन इवेंट समझने में थोड़ी आसानी हुई होगी। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, और अगर हमारी वीडियो के बारे में कुछ सजेशन हो तो मैं होल हार्टली आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे सजेस्ट कीजिए। तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब प्रथम आईएएस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।